हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th का साइंस टेस्ट। जो भी विद्यार्थी इस बार 2025 में बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें अपने तैयारी को परखने के लिए टेस्ट को देना चाहिए और वो टेस्ट देना चाहिए जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न कराए जाते हैं। यदि आप कहीं टेस्ट नहीं दे रहे हैं या दे भी रहे हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर दें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी प्रकार के क्वेश्चन दिया जाता है। अगर इस टेस्ट को आप लगातार देते हैं तो आपकी तैयारी में एक अलग दिशा देगी, जो आपकी तैयारी को बहुत ही मजबूत करेगी। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? वो गैस का नाम है अक्रिय गैस। कोई भी अक्रिय गैस विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो अक्रिय गैस। अगला क्वेश्चन क्या है? अक्रिय गैस में कौन कौन आता है? हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टन आता है, जेनन आता है। ये सब अक्रिय गैस है। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा अक्रिय गैस का उदाहरण कौन सा है। अगला क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है? डब्ल्यू टंगस्टन का प्रतीक है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस के आसपास। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आपको याद क्या रखना है, अगर एलपीजी आ जाए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसका मुख्य घटक है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। क्या है? ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। बाकी सभी गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। गोबर गैस रहे, आपको दलदली गैस रहे, कोई भी गैस रहे, उसका आंसर क्या होगा? मीथेन। तो गोबर गैस है तो इसका आंसर क्या होगा? मीथेन। आज क्या रखना है? केवल एलपीजी का मुख्य घटक याद रखना है, ब्यूटेन और प्रोपेन मिलाकर एलपीजी बनता है, और बाकी सभी का जो होगा उसका आंसर क्या होगा? मीथेन होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? तो प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया है। यूरिया। किसने बनाया था यूरिया को? यूरिया का फॉर्मूला पहले क्या होता है? CH Na2CO Na2 यूरिया का फॉर्मूला है। किसने बनाया था? तो याद रखिएगा, होलर। किसने बनाया था? पूछे कि प्रयोगशाला में सबसे पहला जो कार्बनिक पदार्थ है किसने बनाया था? तो होलर ने। होलर ने बनाया था यूरिया को। अगला क्वेश्चन क्या है? ओजोन परत सूर्य से आने वाली कैसे हानिकारक किरणों को रोकती है? तो इसको कहते हैं पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण अगर नहीं रोके तो पराबैंगनी किरण से हमारी रोशनी जा सकती है या त्वचा रोग हो सकता है। इसको यूवी रे भी बोलते हैं। यूवी रे। यूवी में अल्ट्रा वायलेट रे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं पराबैंगनी किरण। अगला क्या है? ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र है O3। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ओजोन का निर्माण होता है। कभी कभी पूछता है ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 3। अगला क्या है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ओजोन की सांद्रता की इकाई क्या है? यह ओजोन की मोटाई किसमें मापी जाती है? तो ये डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन। ओजोन की सांद्रता की इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन में इसकी सांद्रता मापी जाती है कि कितनी मोटी है। अगला है, श्वसन तंत्र की इकाई क्या है? श्वसन तंत्र की इकाई को कूपिका कहते हैं। कूपिका। अंग्रेजी में उसको एल्वोलाई कहते हैं। ALVOILI एल्वोलाई। अगला देखते हैं, ब्रेक की इकाई क्या है? तो ब्रेक की इकाई नेफ्रॉन है। ब्रेक की इकाई क्या है? ब्रेक में किडनी। नेफ्रॉन। ब्रेक की इकाई क्या है? या किडनी की इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ब्रेक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद रखिएगा, पूछ सकता है। किडनी की इकाई क्या है? तो किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अगला देखते हैं, 2 मादा जनन हार्मोन का नाम लिखिए। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए, मादा जनन हार्मोन और पुरुष नर जनन हार्मोन। तो मादा जनन हार्मोन का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। और एक नाम है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन मादा जनन हार्मोन है। 2 नर जनन हार्मोन का नाम कौन सा है? एक टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन। एक है एंड्रोजन।
एंड्रोजन। एंड्रोजन, एंड्रोजन का मतलब जो होता है, एंड्रो का मतलब होता है, एंड्रो का मतलब कुशल होता है। तो ऐसा याद कर लीजिए। तो एंड्रॉयड जो मोबाइल है वो पुरुष लोग ज़्यादा चला पाते हैं अच्छे तरीके से। तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन कौन सा नर जनन हार्मोन है, मादा जनन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन। बार बार लिख के अभ्यास कीजिए ताकि आपको याद रहना चाहिए। फल को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फल को पकाने के लिए इथीन गैस का प्रयोग किया जाता है। इथीन या एसिटिलीन कहते हैं। इथीन क्या इसका नाम है? एथाइन है। इथाइन। इसका फार्मूला क्या है? C2H2। C2H2। एसिटिलीन गैस भी उसको बोलते हैं, इसका नाम दूसरा है एसिटिलीन। आगे क्या कर रहा है? पेड़ की जड़ को पृथ्वी के अंदर की तरफ वृद्धि करना। पेड़ की जड़ कहाँ करती है? पृथ्वी के अंदर की तरफ वृद्धि करती है। जिसे पृथ्वी के अंदर की तरफ वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। गुरुत्वानुवर्तन। एक होता है प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश क्या है? ऊपर से आती है, तो कहेगा पेड़ के ऊपरी भाग को प्रकाश की दिशा में वृद्धि करना क्या कहलाता है? प्रकाश अनुवर्तन। और जड़ को नीचे की तरफ वृद्धि करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। अगला क्या है? किस प्रक्रिया में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है? तो सौर ऊर्जा में सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया में बदला जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण में क्या किया जाता है? सौर ऊर्जा को, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, जैसे खाना बनता है ग्लूकोज के रूप में पौधों में। कह रहा है जंतु और पौधों के बीच की कड़ी क्या है? तो जंतु और पौधों के बीच की कड़ी को यूग्लिना कहा जाता है। यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? यूग्लिना एक जंतु है जो चलती है अपने फ्लैजिला के कारण। एक फ्लैजिला होता है मोस्क टाइप का, उसके कारण चलती है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण भोजन बनाती है। क्लोरोफिल पाया जाता है, भोजन अपने बनाती है, इसे इसलिए पौधा कहते हैं। वो चलती है इसलिए जंतु कहते हैं। तो याद रखिएगा, जंतु और पौधों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो हमको यूग्लिना कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को पायरस कहते हैं। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पायरस। अगर किसी भी शरीर से बाहर वायरस रहता है तो मृत अवस्था में रहता है। जब भी शरीर में प्रवेश कर जाता है तो जीवित अवस्था में हो जाता है। इसका मतलब यह सजीव भी है, निर्जीव भी है, इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। कह रहे दर्पण सूत्र को लिखिए। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या है? v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी, f क्या? फोकस दूरी। कह रहा है किस लेंस की फोकस दूरी और क्षमता जो होती है ऋणात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की प्लस होती है, अवतल लेंस की माइनस होती है। तो ऋणात्मक पूछ रहा है तो आंसर क्या होगा? अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव आ गया। कह रहा है श्रेणी क्रम संयोजन के लिए R इक्विवेलेंट हो रहा है R1 + R2 + R3 जैसा RN सिद्ध करें। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे सिद्ध होता है देखते हैं। श्रेणीक्रम किसको कहते हैं? श्रेणीक्रम कहते हैं जब एक तार में बहुत सारा प्रतिरोध एक ही तार से जुड़ा हुआ है तो इसको क्या कहते हैं? श्रेणीक्रम कहते हैं। डॉट 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 ऐसा कर दिए, इसको प्रतिरोध बहुत सारा लगा दिए, उसको कहें श्रेणीक्रम में। मान लीजिए यहाँ से बैटरी जोड़ दिए, इसका प्रतिरोध पहला R1 मान लिए, दूसरा प्रतिरोध R2 मान लिए, तीसरा प्रतिरोध R3 मान लिए, चौथा प्रतिरोध जैसे RN मान लिए। इसको 0 माना जाता है, इसको क्या माना जाता है? EN माना जाता है। एक चीज़ ध्यान रखिए, VN माना जाता है विभवांतर। एक चीज़ ध्यान रखिए कि VN - V0 यानी अंत और शुरू जब हटाते हैं तो इसको V इक्विवेलेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? V इक्विवेलेंट। यूज लेंगे तो इसको काम में लेंगे साबित करते घड़ी। ध्यान रखिएगा क्या होगा? यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3 और इस प्रकार यहाँ VN। देखते हैं क्या होगा। R1, R2, R3 किस क्रम में है? प्रतिरोध जो लगा हुआ है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम किसके कहते हैं? जब सभी प्रतिरोध से समान धारा प्रवाहित हो उसे श्रेणी क्रम कहते हैं। ये धारा जो है कि सभी प्रतिरोध से जाएगी, क्योंकि मुड़ेगी नहीं, कहीं भी बटेगी नहीं, तो सभी प्रतिरोध से समान धारा जाएगी। इसलिए कहें माना कि R1, R2, R3 डॉट RN श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध है। श्रेणी क्रम में लगा प्रतिरोध है। प्रतिरोध
है, जिससे लिखिए सभी से आई धारा प्रवाहित हो रही है, सभी से आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो सिद्ध करना है कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 कितना RN तक। देखिए कैसे सिद्ध होगा, पहले देखिए ओम का नियम से सिद्ध होगा। देखिए ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या है, ओम का नियम वेबर IR होता है। वेबर क्या होता है IR। देखिए आर यहाँ जो सिद्ध करना है, आर ऊपर ही है, यहाँ भी आर ऊपर है, तो ऐसे मान लीजिए सिद्ध करना रहता है 1/R इक्विवेलेंट, तो वेबर क्या होता है IR होता है। तो आर को नीचे लाते हैं, आर को क्या करते हैं नीचे लाते हैं, तो V/R बराबर क्या करते हैं I करते हैं, माने आर यहाँ नीचे आएगा, यहाँ ऊपर ही रह जाएगा। समझिए, क्योंकि हमको समीकरण में लाना है तो भी ऊपर ही लाना है। देखिए पहला प्रतिरोध के लिए विभवांतर देखिए वेबर I है, तो पहला प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा V1 माइनस V0। पहला प्रतिरोध के लिए विभवांतर लिख लेंगे V1 माइनस V0 बराबर I, सभी से धारा कितना I ही प्रवाहित हो रही है, तो सभी से I। अब पहला के लिए प्रतिरोध कितना है R1। दूसरा के लिए देखिए, दूसरा के लिए विभवांतर देखिए तो V2 माइनस V1। दूसरा के लिए विभवांतर क्या होगा V2 माइनस V1 बराबर I। प्रतिरोध दूसरा के लिए कितना है R2 है। तीसरा के लिए देखिए, तीसरा के लिए विभवांतर क्या है V3 माइनस V2, तो V3 माइनस V2 है, V3 माइनस V2 बराबर I। R3 प्रतिरोध इसके लिए तीन के लिए प्रतिरोध कौन सा है I3। अगला देखिए ऐसे डॉट 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 Vn माइनस 1। क्योंकि अंति के लिए देखेंगे तो अंत RN के लिए देखेंगे तो Vn माइनस, इससे क्या हो रहा है 3 से 2 घट रहा है, मैंने इससे कम है, 2 से 1 घट रहा है, इससे कम, तो n से n-1 घटेगा, इससे कम I RN। क्या करना है हमको, देखिए जोड़ के देखते हैं, क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 लाना है तो जोड़ना ही पड़ेगा। जोड़ के देखते हैं तो क्या होगा, ऐसे ऐसे कटेगा। समझिए क्या होगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये भी प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, ऐसे लगातार कटेगा, ऐसे कट जाएगा। बचेगा क्या, एक Vn बचेगा, एक कितना V0 बचेगा। I इसमें कॉमन आ सकते हैं, जोड़ेंगे तो I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट कितना है RN आ सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कहें Vn माइनस V0, अगर स्वरूप ला विभवांतर में अंतिम ला विभवांतर घटाएंगे तो उसको क्या कहेंगे V इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो V इक्विवेलेंट इसको बोल दीजिए, V इक्विवेलेंट बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। अब क्या V इक्विवेलेंट गुना में आइए तो भागा में आई आएगा बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। आप समझिए क्या V बराबर क्या बोले IR, तो V/I होगा तो क्या आएगा R आएगा, तो यहाँ इक्विवेलेंट लगा हुआ है तो यहाँ V इक्विवेलेंट, तो V/I इक्विवेलेंट, V इक्विवेलेंट बटा I बराबर R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हुआ R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट RN। ये हमारा साबित हो गया, प्रूव्ड। ये हमारा 5 या 6 नंबर का जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर है विद्युत बल में क्रिया गैस क्यों भरी आती है। तो कहेंगे अगर विद्युत बल में ऑक्सीजन जैसे अभिक्रियाशील गैस भरेगा। दूसरा क्या है, अगर विद्युत बल्ब है इसमें क्या करेंगे ऑक्सीजन जैसे क्रियाशील गैस भरेंगे तो इसका तापमान तो बहुत ज़्यादा होता है, इसका तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे क्या होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह काला पड़ जाएगा और प्रकाश नहीं देगा। इसे काला पड़ने और काला पड़ने से बचाने के लिए ताकि ये प्रकाश दे सके, इसलिए इसमें अक्रिय गैस भरते हैं
ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। ऑक्सीजन भरेंगे गैस है तो ऑक्सीकरण हो जाएगा और काला पड़ जाएगा, जल जाएगा, काला पड़ जाएगा। समझिए क्या लिखेंगे, यदि विद्युत बल्ब में ऑक्सीजन जैसी अभिक्रियाशील गैस भरेंगे, अभिक्रियाशील गैस भरेंगे तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जलकर काला पड़ जाएगा, काला हो जाएगा और प्रकाश नहीं देगा। अगर प्रकाशन देगा तो विद्युत बल्ब का, इससे बचने के लिए कि काला नहीं पड़े, टूटे नहीं, और प्रकाश देश से बचने के लिए विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? अक्रिय गैस। ऊपर बताया अक्रिय गैस कौन सा है? हीलियम। इस समय अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन अक्रिय गैस भरी जाती है। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है जैववर्धन से आप क्या समझते हैं? जैववर्धन क्या होता है? किसी भी सजीव में हानिकारक रासायनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होना जैववर्धन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या खेत में खाद यूज करते हैं तो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है, वो खेत का खाद जो है बहाकर कहाँ जाएगा? खेत का खाद बहाकर नदी में जाएगा। नदी में मछलियाँ रहती है, वो मछलियाँ खाएगी, मछलियों के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ बढ़ेगा। उन छोटी मछलियों को बड़ा मछली खाएगी, जिसके कारण छोटी मछली के पेट में जितना भी हानिकारक पदार्थ था बड़ी मछली के पेट में चला गया, उससे उसकी मात्रा में बढ़ गई, क्योंकि बड़ी मछली जो है एक से अधिक छोटी मछली को खाएगी और जो भी हम लोग हैं बहुत सारे मछलियों को खाएंगे, इसलिए उसका जितना भी हानिकारक पदार्थ शरीर में था वो सारा हानिकारक पदार्थ क्या होगा? हमारे शरीर में आ जाएगा। इस प्रकार हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे क्या कहते हैं? जैववर्धन। तो याद रखना है किसी भी सजीव के शरीर में हानिकारक, किसी भी सजीव के शरीर में हानिकारक रासायनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होना क्या कहलाता है? जैववर्धन कहलाता है। जैव आवर्धन कहलाता है। यह हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है? लिख देंगे यह हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन है संक्षारण क्या है? इससे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? संक्षारण क्या है? जब कोई धातु ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उसके मजबूती में थोड़ा कमजोरी आती है, जिसे क्या कहते हैं? संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। इसके बचाव कैसे कर सकते हैं? उसमें तेल लगा देंगे। तेल लगा देंगे तो क्या होगा? उससे उस पर पानी नहीं टिकेगा, यानी पानी से कनेक्शन हट गया, ऑक्सीजन से कनेक्शन हट गया, यानी संक्षारण नहीं होगा उसका, उसमें जंग नहीं लगेगा। या ग्रेस लगा देंगे, या उस पर पेंट कर देंगे इसी प्रकार, या उस पर चिन्ह की परत चढ़ा देंगे। तो 2-3 तरीका है, पेंट या तेल लगाकर। दूसरा
ग्रीस लगाकर, तीसरा जिंक की पतली परत चढ़ाकर। देखते हैं, लिखते हैं संक्षारण पहले क्या है। तो संक्षारण जब कोई धातु ऑक्सीजन और जल से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन और जल या जल वाष्प से अभिक्रिया कर अपनी मजबूती को कम कर लेता है, तो उसे संक्षारण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता। इससे बचाव के लिए निम्न उपाय हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए। इससे बचाव के लिए निम्न उपाय हैं। निम्न उपाय हैं। पहला उपाय क्या है? पहला उपाय है तेल या ग्रीस लगाकर इसे रोका जा सकता है। दूसरा क्या है? पेंट करके। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका जो है, दूसरा तरीका तो हो गया पेंट करके, और तीसरा तरीका है जस्तीकरण द्वारा जिंक की पतली परत चढ़ाकर। एक और तरीका है विद्युत लेपन चढ़ाकर। ध्यान रखिए, 2-3 तरीका है, बहुत है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हम अपने माता पिता के समान ही क्यों लिखते हैं? तो क्या होता है, माता पिता का जो गुणसूत्र होता है बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। तो माता पिता के गुणसूत्र बच्चों में ट्रांसफ़र है, और गुणसूत्र जो होता है वो आनुवांशिकता का आधार होता है। इसी कारण माता पिता के गुण जो होते हैं बच्चे में आ जाते हैं। तो हम अपने माता पिता के समान लिखते हैं। क्या लिखेंगे? माता पिता का गुणसूत्र संतान में चला जाता है, जिसके कारण संतान का लगभग सभी गुण माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के ही समान होते हैं। यही कारण है कि हम अपने माता पिता के समान दिखते हैं। माता पिता के समान दिखते हैं। क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो लोग इस टेस्ट को नहीं दे रहे हैं वो टेस्ट को ज़रूर दें। और ये टेस्ट का एक लिस्ट बना दिया गया है। जो भी टेस्ट छोटा है, गलती से छूट गया या अभी तक कोई भी टेस्ट नहीं दिए हैं, तो जाकर कम से कम उस वीडियो को देख लें, और जो क्वेश्चन नहीं आए उसे कॉपी में उतार कर उसका प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।